नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। शायद ही किसी को समझ आ रहा होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैसे आगे हालात संभालेंगे। बात नेशनल हेराल्ड की हो या अगस्ता हेलीकॉप्टर की या रॉबर्ट वाड्रा की, आए दिन ऐसा कोई हल्ला बोल होता है जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता बेबस दिखलाई देते हैं। हिसाब से मोदी सरकार ने अभी तक कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है। एजेंसियां जांच ही कर रही है, मगर इटली की अदालत या मीडिया में सनसनीखेज खुलासों का सोनिया गांधी राहुल गांधी क्या करे। रॉबर्ट वाड्रा पर अभी जो हल्ला हुआ उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया, मगर सोनिया गांधी के मुंह से निकल गया कि नरेंद्र मोदी कोई शहंशाह नहीं है। मतलब कांग्रेस आला कमान की नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार से सीधे ठनी है, जबकि अभी तक सीधी कार्रवाई भी नहीं है। नेशनल हेराल्ड का केस भी डॉक्टर स्वामी के कारण है। यह केस पहले से चला आ रहा है। अगस्ता मामले में भी डॉक्टर स्वामी ने राज्यसभा में हंगामा किया। जाहिर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सरकार सीधे कार्रवाई करे या चार्जशीट जैसी कोई बात हो, इसके लक्षण नहीं है, मगर जनता और मीडिया में परिवार की लगातार बदनामी है। कुछ नहीं है और बहुत कुछ है का एक ऐसा ताना बाना बना है जिससे कांग्रेस की बदनामी थमेगी नहीं। अकेले रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ही 10 तरह के मामले हैं। हरियाणा, राजस्थान से लेकर लंदन तक में बेनामी प्रॉपर्टी का जो हल्ला है या आगे जो होगा उसकी बदनामी से कांग्रेस कैसे बची रहे, यह राहुल गांधी के लिए नंबर 1 चुनौती है। जांच एजेंसियां रॉबर्ट वाड्रा को घेरे और सोनिया गांधी राहुल गांधी मौन बने रहे, यह संभव नहीं, मगर बचाव करे या मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोले तो और मुश्किल होगी। जाहिर है कांग्रेस भारी चक्रव्यूह में फंसी हुई है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस अघोषित नियम का पालन किया था कि किसी सांसद को राज्य में मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर नहीं भेजना है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली आदि सभी राज्यों में इसका पालन किया गया। नितिन गडकरी से लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन के दावेदार नहीं बनने के पीछे एक कारण ये भी था कि मोदी नहीं चाहते थे कि कोई सांसद मुख्यमंत्री बने और उपचुनाव की नौबत आए। पर अब भाजपा ने ये नियम बदल दिया है। असम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दावेदार बनाया गया और वे मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी खाली हुई सीट पर उपचुनाव होगा। सो अब चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा किसी केंद्रीय मंत्री या सांसद को दावेदार बना सकती है। पार्टी के जितने दावेदारों के नाम चर्चा में हैं, उनमें दिनेश शर्मा को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय मंत्री या सांसद हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से लेकर महेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ, वरुण गांधी, मनोज सिन्हा, रामशंकर कठेरिया सभी सांसद हैं। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड में भी इसी दिल्ली से ही कोई चेहरा भेजा जाएगा। वहाँ भी मुख्यमंत्री पद के जितने दावेदार हैं सभी सांसद हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और भगत सिंह कोश्यारी सांसद हैं। पंजाब में भाजपा तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, फिर भी वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि गोवा और हिमाचल प्रदेश में भी किसी सांसद को दावेदार बना सकती है। केंद्रीय मंत्री भी दावेदार हो सकते हैं। गोवा में अगले साल जनवरी-फरवरी में चुनाव होना है और हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में। गुजरात के साथ विधानसभा का चुनाव होना है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व गोवा की स्थिति को लेकर चिंतित है। आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने भी भाजपा और कांग्रेस दोनों को नए समीकरण पर सोचने के लिए मजबूर किया है। अरविंद केजरीवाल ने रैली करके भ्रष्टाचार को निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि वे इसलिए गोवा जा रहे हैं क्योंकि वहां भाजपा के पास अब मनोहर पर्रिकर नहीं है। तभी इस बात की चर्चा है कि पर्रिकर को गोवा के प्रचार की कमान सौंपी जा सकती है। कुछ जानकारों का कहना है कि वे सीएम के तौर पर भी पेश किए जा सकते हैं, लेकिन अगर दावेदार नहीं बनाया गया तब भी चुनाव वे ही लड़ाएंगे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में नया चेहरा प्रोजेक्ट किए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भाजपा की ओर से पेश किए जा सकते हैं। भाजपा की ओर से फिलहाल कमान प्रेम कुमार धूमल के हाथ में है और यह भी कहा जा रहा है कि उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मेघालय में 2018 में चुनाव है और तब दिवंगत पीए संगमा के सांसद बेटे कोनरेड संगमा को भाजपा आगे कर सकती है। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तराखंड में कांग्रेस को बचाया। उन्होंने अपनी 2 विधायकों का समर्थन देकर हरीश रावत की सरकार बचवाई। इसका बड़ा संदेश उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया। उत्तराखंड में भाजपा को रोककर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच अपनी हवा बनाई। अब उत्तर प्रदेश में भी वे कांग्रेस की मदद करेंगी ताकि भाजपा की ओर से निर्दलीय मैदान में उतरी प्रीति महापात्रा को राज्यसभा का चुनाव जीतने से रोका जाए। हालांकि भाजपा के पास सिर्फ 7 ही अतिरिक्त वोट हैं। भाजपा ने एक बड़ा दांव चलते हुए प्रीति महापात्रा को समर्थन दिया है। इसका मकसद कांग्रेस के उम्मीदवार कपिल सिब्बल को रोकना है। 403 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के पास 29 विधायक हैं और उसे
5 अतिरिक्त वोट की जरूरत है। पहले लग रहा था कि मुलायम सिंह कांग्रेस की मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही 7 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि उनके पास कुल 229 वोट हैं। उन्हें 7वें उम्मीदवार के लिए 9 वोट कम हो रहे हैं। रालोद के अजीत सिंह इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। सो कांग्रेस की उम्मीद मायावती से ही है। उनके 79 विधायक हैं। अपने 2 उम्मीदवार जिताने के बाद उनके पास 11 वोट बचते हैं। इनमें से 5 वोट वे सिब्बल को दे सकती हैं। भाजपा समर्थित उम्मीदवार को हराने के लिए अगर मायावती ने यह दांव खेला तो मुस्लिम जमात में उनकी साख और बढ़ेगी। ये भी माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस और बसपा नजदीक आएंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मथुरा के जवाहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों और पुलिस के बीच संघर्ष में 24 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने कल अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद संघर्ष छिड़ गया था। अवैध कब्जा करके बैठे लोगों और पुलिस की भिड़ंत में एक एसपी और एक थानेदार की भी मौत हो गई है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है और 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंडल आयुक्त को जाँच के आदेश दिए हैं। मथुरा शहर में स्थित जवाहर बाग में करीब 260 एकड़ सरकारी जमीन पर 3000 से ज्यादा लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। पिछले 2 साल से वे वहाँ शिविर लगाकर रहते थे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने कहा कि पुलिस कब्जा हटाने वहां पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में एसपी मुकुल द्विवेदी और थानेदार संतोष यादव की मौत हो गई। इन 2 के अलावा मारे गए 22 लोग अवैध कब्जा करने वाले समूह के थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माना कि पुलिस को अंदाजा नहीं था कि जवाहर बाग की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा कर बैठे लोगों के पास इतने हथियार होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी तरह से उपद्रवियों से निपटे और अवैध कब्जा हटवाए। गौरतलब है कि अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुई हिंसा में एक एसपी और एक थानेदार सहित 24 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। उपद्रवियों ने पुलिस के खिलाफ ग्रेनेड और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया। हिंसा में शामिल लोगों में कई राज्यों के लोग बताए जा रहे हैं। अजीबोगरीब मांग लेकर करीब 1000 लोगों का समूह 2 साल पहले यहाँ पहुँचा था और बाग में शिविर लगाकर रहने लगा था। इन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द करने, रुपए की जगह आजाद हिंद फौज की मुद्रा चलाने और 1 रुपए में 60 लीटर डीजल व 40 लीटर पेट्रोल देने की मांग की थी। मथुरा में अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुई हिंसा के बारे में केंद्र सरकार ने राज्य से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात की है और उनकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार की देर शाम राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी और विस्तार से तथ्यात्मक ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों को समाजवादी पार्टी और सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पहले अवैध कब्जा होने दिया और अतिक्रमणकारियों को पनपने दिया, जिसकी वजह से हिंसा की नौबत आई है। भाजपा के इस आरोप को खारिज करते हुए सपा के शिवपाल यादव ने कहा कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते इलाहाबाद में होने वाली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद अहम होने वाली है। इस बैठक में पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के बारे में फैसला कर सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा है कि पार्टी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के बारे में कोई फैसला कर सकती है। ये फैसला किया जा सकता है कि पार्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित करे या नहीं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा के आधा दर्जन नेताओं के नाम सीएम दावेदार के लिए चर्चा में है। 12 और 13 जून को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों के बारे में बातचीत होगी। केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी दुनिया के शीर्ष 10 नेताओं में शामिल हैं और सारी दुनिया उनकी बातें सुनती है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर विपक्ष की आलोचना को वेंकैया ने घटिया टिप्पणी करार दिया। नायडू ने कहा कि भारत को अब दुनिया भर में मान्यता और सम्मान मिला है। एक के बाद एक देश प्रधानमंत्री मोदी के लिए लाल कालीन बिछा रहे हैं और अब मोदी दुनिया के शीर्ष 10 नेताओं में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। वेंकैया नायडू इससे पहले मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें ईश्वर का वरदान बता चुके हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मोदी सरकार यूपीए राज का पिटारा इस अंदाज में खोल रही है जिससे कांग्रेस की बदनामी सतत बनी रहे। सांप मरे और लाठी भी न टूटे की रणनीति में भाजपा काम कर रही है। कईयों का मानना है कि वक्त के साथ हथियार सौदों की कांग्रेस पर आंच बढ़ेगी। क्या इसकी तैयारी में कांग्रेस है? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
कांग्रेस पार्टी में सारी तैयारी सरकार और भाजपा के साथ टकराव की है। तभी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है और तभी सोनिया गांधी ने रायबरेली के दौरे में अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया। कई जानकार मान रहे हैं कि सोनिया ने राजनीतिक गलती की जो अपने दामाद का बचाव किया। माना जा रहा है कि उन्होंने वाड्रा के ऊपर लगे आरोपों को अपने और पार्टी के ऊपर ले लिया है, लेकिन असल में कांग्रेस ने टकराव की एक रणनीति के तहत वाड्रा का बचाव किया। कांग्रेस नहीं चाहती है कि वाड्रा के ऊपर कार्रवाई हो तो वे एक सामान्य नागरिक की तरह से झेले। कार्रवाई होने पर कांग्रेस उनके पीछे खड़ी होगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे भी सहानुभूति मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस यह भी चाहती है कि वाड्रा का मामला हमेशा के लिए सुलझे। अगर एक बार जांच शुरू हो गई तो यह विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब तक सिर्फ आरोप लगते रहेंगे तब तक वाड्रा को लेकर सनसनी बनती रहेगी। इसलिए भी कांग्रेस चाहती है कि सरकार वाड्रा के खिलाफ जांच कराए। इसके पीछे एक मंशा यह भी है कि देर सबेर प्रियंका गांधी वाड्रा को सक्रिय राजनीति में आना है। अभी भी उन्हें सक्रिय राजनीति में लाने की कांग्रेस नेता मांग कर रहे हैं, पर अभी अगर वे राजनीति में आती हैं तो उनके साथ साथ वाड्रा के विवाद भी आएंगे, जिससे कांग्रेस को लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए प्रियंका के सक्रिय होने से पहले कांग्रेस नेता वाड्रा मामले को सुलझाना चाहते हैं। तभी सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच करा ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने रक्षात्मक होने की बजाय इस मामले में आक्रामक रुख अख्तियार किया है। तभी सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार और भाजपा उनके परिवार के खिलाफ साजिश कर रही है। कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को भी एक साजिश करार दिया। नेशनल हेराल्ड का मामला हो या अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे का मामला हो या वाड्रा का जमीन सौदा हो या हाल में सामने आया लंदन में बेनामी घर खरीदने का मामला हो, कांग्रेस इन पर रक्षात्मक नहीं होगी। अगस्ता मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और मनोनीत सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस देने का फैसला करके कांग्रेस ने इसका संकेत भी दे दिया है। कांग्रेस के नेता यह भी मान रहे हैं कि भाजपा से सीधा टकराव होगा तो उसमें कांग्रेस स्वाभाविक रूप से विकल्प के तौर पर मजबूत होगी। यानी कांग्रेस इस पूरे मामले में अपना फायदा देख रही है। उसके नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी अपने आप नरेंद्र मोदी से टकराने वाला चेहरा बने हैं। उन्हें अध्यक्ष बनाकर इस टकराव को और बढ़ाया जाएगा। इसका फायदा यह है कि भाजपा के मुकाबले क्षेत्रीय पार्टियों की चुनौती कम होगी और कांग्रेस मजबूत होगी। यह भी माना जा रहा है कि अगले 3 साल में सरकार और भाजपा से ऐसी गलतियां होंगी जिनसे लोग विकल्प खोजेंगे और तब कांग्रेस उनके सामने मौजूद होगी। दूसरी ओर सरकार और भाजपा के नेता भी सोनिया और उनके परिवार को निशाना बनाते रहेंगे। दोनों के इस टकराव में विधायी कामकाज प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राज्यों के चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां टकराव के लिए तैयार हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गांधी परिवार की परेशानियों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस का अर्थ नेहरू गांधी परिवार का खूंटा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खूंटे में कांग्रेस बंधी हुई है। इसलिए यदि ये खूंटा कमजोर हो, बदनाम हो, तो पार्टी भटकी रहेगी। यही सोचते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कमजोर कड़ी रॉबर्ट वाड्रा की घेरेबंदी है। सवाल है, इसकी काट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, कांग्रेस मुख्यालय में, एआईसीसी में रॉबर्ट वाड्रा हो, नेशनल हेराल्ड हो, अगस्ता हेलीकॉप्टर हो, इन सब को लेकर आगे की तैयारी के नाते या इन चुनौतियों से निपटने के नाते क्या रणनीति, क्या सोच नजर आती है? व्यास जी, ऐसा है कि रॉबर्ट वाड्रा का डिफेंड सोनिया गांधी ने कहा अभी रायबरेली में। अब कांग्रेस ये बोलने में हिचकिचाती है कि रॉबर्ट वाड्रा ये कांग्रेस के नेता है या नहीं। उनको पूछा गया कि आप इस पोडियम से उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अगर रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड उनको करना है तो कार्ति चिदम्बरम को भी डिफेंड करना पड़ेगा। तो पहला ये सवाल है कि रॉबर्ट वाड्रा एक कांग्रेस के नेता है या नहीं। नंबर 2, कि ये मायाजाल बीजेपी ने ऐसे समय फैलाया है कि जिस समय राहुल गांधी का एलिवेशन होना है, उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का नाम लेने के बाद कांग्रेस के लोग प्रियंका का करिश्मा भी देखते हैं। तो ये इंडिकेशन है कि राहुल गांधी अकेले कांग्रेस को लीड नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के सामने एक तरफ चुनौती मोदी और बीजेपी की है, दूसरी तरफ चुनौती है रीजनल पार्टीज की, और कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि दोनों के साथ में कांग्रेस लड़ नहीं सकती। तो बीजेपी का ये जो मायाजाल है रॉबर्ट वाड्रा का लाना, अच्छा बाद में आपने देखी कि जब कांग्रेस की रैली हुई थी कुछ दिन पहले यहाँ जंतर मंतर पे, वहाँ रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे थे। ये केवल वो दामाद नहीं, उनके अंदर पॉलिटिकल एम्बिशन भी है। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं चाहे तो कहीं से भी हिंदुस्तान में लड़ सकता हूँ। उससे पहले उनके बेटे अमेठी जाके आए थे। तो ये सिर्फ फैमिली
रॉबर्ट वाड्रा ने ये प्रियंका गांधी के सिर्फ पति नहीं है, लेकिन उनके अंदर ज्यादा कुछ देखा जाता है पॉलिटिकल सर्कल में। जी नहीं, लेकिन बुनियादी मुद्दा ये कि बीजेपी ने या इसने कोई चार्जशीट नहीं है, कोई आरोप किसी जांच एजेंसी का नहीं है, लेकिन मीडिया से सनसनी या ये कि कोई किसी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया, तो कांग्रेस ये कैसे इस खेल को कि भाई आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, चार्जशीट नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी सनसनी है, बदनामी का पूरा भंवर है, इसको लेकर अंदर इसको कैसे काटा जाए, क्या है इस पे सोचो? जी ऐसा है कि ये परसेप्शन की बैटल है। कांग्रेस चाहती है कि इनके खिलाफ मुकदमा लड़ा जाए, ताकि एक बार ये कांग्रेस चाहती, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने कहा ही है। हाँ। अगर उनके खिलाफ कुछ है तो सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर कुछ है तो आप उसके अंदर एफआईआर दाखिल कीजिए, केस चलाइए, क्योंकि एक बार ये कोर्ट में गया तो उसके अंदर पॉलिटिकल जो होता है इनपुट वो कम हो जाता है। फिर ये बैटल बनती है कोर्ट, फिर लीगल लिमिनरीज लाए कि जैसा कपिल सिब्बल है, चिदम्बरम है, अभिषेक मनु सिंघवी है, तो फिर वहां चला जाता है ये। लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि एक मायाजाल में उन्होंने परसेप्शन की बैटल शुरू कर दी है। और कांग्रेस परसेप्शन की बैटल में स्पेशली जब करप्शन का मुद्दा आता है तो कांग्रेस डिफेंसिव पे आ जाती है। तो वही तो परसेप्शन की लड़ाई में, परसेप्शन का जो चक्रव्यूह बना है या हुआ, उसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि ये एक तरह से व्यक्तिगत गांधी पर और नेहरू परिवार के खूंटे पर हमला बोल के कांग्रेस को करने की जो रणनीति है, उसमें ये परसेप्शन की इस लड़ाई में कैसे इसका मुकाबला करें? उनका इसका मानना है कि ये 3 साल तक नहीं चलेगा, अगले 3 साल नहीं चलेगा, मतलब लोकसभा चुनाव, क्योंकि उसके बीच में पोलराइजेशन हो जाएगा। बीजेपी कोई बड़ी, मतलब कांग्रेस में ये कि वक्त के साथ में ये सब फुस हो जाना मामला है। नहीं, उनको लगता है कि उसके अंदर जो फायर आज दिखाई देता है वो शायद 3 साल नहीं रहेगा। उसके 3-4 फैक्टर बताए जाते हैं। एक तो कहीं ना कहीं सरकार, मोदी सरकार बड़ी ब्लंडर करेगी, कहीं ना कहीं बीजेपी जैसा कि आसाम में जीता है और कहीं कहीं वो हार जाएगी। तीसरा, फिर जो पॉलिटिकल कंपल्शंस बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के सामने रखे वो पोलराइजेशन होगा, उसके अंदर ये मुद्दा कहीं ना कहीं छिप जाएगा। नहीं, ऐसा उनको लगता है। पिछले 2 साल में लगातार एक तरह से देखा जाए तो परिवार के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन पर फोकस रहा है और रॉबर्ट वाड्रा पे रहा, भले हरियाणा मामला और राजस्थान हो। तो भाजपा ने तो अपने पत्ते पूरे खोले हुए हैं, उन पत्तों में ये अगले 3 साल न चले, ये कांग्रेस में गलतफहमी या सच में विश्वास है? नहीं, अब ऐसा है कि समझो जो कांग्रेस के मित्र पक्ष है, लेफ्ट है, या अभी शरद पवार उनके करीबी जा रहे हैं, तो उनको ये डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रॉबर्ट वाड्रा को, क्योंकि उनकी पोजीशन क्या है, वो कांग्रेस में है नहीं है, उनके खिलाफ बीजेपी विंडिक्टिव। लेकिन पर कांग्रेस में ये मानना है कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले से ही भाजपा पूरी तरह कांग्रेस को और यूपीए को घेर सकती है, ये है मामला। अभी कांग्रेस डिफेंसिव पे है। उनको बचाव करना है तो कितने हद तक करना है, क्योंकि जब पार्टी प्रवक्ता को ये सवाल पूछा जाता है, जो दैनंदिन ब्रीफिंग होती है, तब वो गार्डेड होते हैं। उनके दुविधा समझ में आ जाती है कि इसको डिफेंड करे तो किस हैसियत में, पार्टी के नेता की हैसियत में करे, कि सोनिया गांधी के दामाद की हैसियत में करे, कि मोदी के खिलाफ की कोई किसी के पीछे लगे ये करे। अभी क्लैरिटी नहीं है नहीं, लेकिन इसमें इसके कारण क्या प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में या बाकी जगह लॉन्च करने में दिक्कत आ सकती है कांग्रेस में? उसको लेकर क्या सोचना है? व्यास जी, ऐसा है कि बीजेपी के अंदर एक खेमा है, वो चाहता है कि अगर वो देखता है अगर प्रियंका आ गई तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो ठेठ लोगों के साथ में कनेक्ट होती है। राहुल उनके लिए अच्छा होता है। प्रियंका को वहां से करना, यानी तीसरा पावर सेंटर कांग्रेस में करना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, 2 पावर सेंटर है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल को आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब सोनिया गांधी को रिटायर होना नहीं है। प्रियंका अगर आ गई तो 3 पावर सेंटर हो गए, और आप जानते हैं कि पावर का क्या खेल होता है। नहीं, लेकिन आ गई का सवाल नहीं, सवाल ये कि ये कांग्रेस की रणनीति में कितना हिस्सा है कि जो रॉबर्ट वाड्रा पे हमला हो रहा है वो उससे प्रियंका रुकी रहेगी, अंदर रहेगी, या फिर भी ओपन भी हो सकती है? डिफेंसिव पे रहेगी। क्योंकि समझो जैसा कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि प्रियंका को यूपी में लाए, एक फेस हो जाए। कांग्रेस वहां जो चुनाव लड़ रही है वो जीतने के, यानी सत्ता पाने के लिए नहीं है, नंबर बढ़ाने के लिए है। तो उसके लिए प्रियंका को लाना है, क्या लेना है, नहीं लाना, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा। दूसरा, जैसी प्रियंका आ गई तो रॉबर्ट वाड्रा उसके साथ में आएंगे, क्योंकि वो गली की। लेकिन आपके अनुसार इस सब में कांग्रेस की, या मतलब जो आला जो 2-4 नेता है, उसमें कोई आगे की चिंता है, या ये कि ये वक्त के साथ हो जाएगा, कुछ नहीं, ये केवल सियासी हल्ला है? अभी तो चिंता दिखाई नहीं देती, वैसे नहीं दिखाई देती। चिंता दूसरे इश्यू पे बहुत है, प्रियंका के इश्यू पे नहीं है।
लेकिन वो देख रहे, कांग्रेस वाले भी देख रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी हाँ। इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। जी केसरी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।